हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। देखिए, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ लिया आपने, और उसके साथ ही आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इनडिफरेंस कर्व को कवर कर लिया है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। पहले इस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो बताऊँगी मैं आपको, फिर थोड़ा सा आपको नोट से पढ़ कर बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। सबसे पहले देखिए, रिवील्ड का मतलब होता है देखना, ठीक है। इससे पहले आपने इनडिफरेंस कर्व किया, और इनडिफरेंस कर्व के अंदर आपने क्या देखा कि एक इनडिफरेंस कर्व था कुछ इस तरीके का। अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे, तो इनडिफरेंस कर्व ये था, ICA था, ठीक है। और उसके ऊपर आपने देखा कि कंज्यूमर या तो ये A पॉइंट ले या फिर B ले या C ले, उन सब पर उसकी यूटिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वहाँ पर होता क्या था, वहाँ पर ये है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई भी एक रिपोर्टर आए आपके घर में या आपके मोहल्ले में या जहाँ पर भी आप रहते हो, और वो आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि आपको लड़के और लड़की में क्या कुछ डिफरेंस है। तो आप बोलोगे, इतनी पब्लिक है तो आप यही बात बोलोगे कि नहीं, हमें तो मतलब लड़के और लड़की दोनों एक समान है। सबके मन में यही होता है। अब उसके बाद देखिए, लेकिन अगर ये तो हुई आपकी इनडिफरेंस कर्व की बात, कि इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, कंज्यूमर से पूछा जाता है कि आप क्या लोगे। लेकिन अगर दूसरा केस ऐसा हो कि जहाँ पर आप रहते हो और जो आपसे पूछने आया था, अब वो आपके पास ना आकर वो क्या करे, एक गाड़ी में बैठ जाए, गली में जाकर एक गाड़ी खड़ी कर ले उस मोहल्ले या उस गली के सामने। जब उस गाड़ी को वहाँ पर वो खड़ी कर लेता है तो होता क्या है उस टाइम पर, तो वो ये देखता है कि ऑब्जर्व करता है कि अगर किसी घर में से पहले बेटी आई है तो नेक्स्ट टाइम पर हो सकता है कि सेकंड बेटी हो, लेकिन हो सकता है कि तीसरा जो बच्चा उस घर से आए वो बेटा हो। उसके बाद वो देखता कि अगर किसी घर से बेटा आता है, उसके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हो तो कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो ऑब्जर्व करता है कि इन लोगों से जो मैंने पूछा था ये सारे झूठ बोल रहे थे, और उसने ये सोचा था कि लोगों का जो माइंड है ना वो उठ गया। उठने का मतलब ये है कि विकसित हो गया है। लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया खुद, तो पाया कि नहीं, आज भी लड़के और लड़की में क्या है, बायसनेस है, कि लड़के की तरफ झुकाव ज़्यादा है लड़की की बजाय। उसने ऐसे कैसे पहचाना, जब उसने ये देखा कि स्टार्टिंग में अगर लड़की आई है तो सेकंड स्टेप उन्होंने लिया है, उन्होंने लड़का पैदा करने की कोशिश की। तो अगर किसी घर में फर्स्ट क्या है, लड़का है, तो उन्होंने लड़की पैदा नहीं, यानी कि सेकंड बच्चा पैदा ही नहीं किया, लड़की का यहाँ पर सवाल ही नहीं है। तो ये देखिए, तो ये क्या हुआ कि मार्केट वहाँ पर ऐसा था कि सिर्फ पूछा गया कि बताइए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और पूछ कर ही मतलब उनको चीज़ें दे दी गई। यहाँ पर ये है कि मार्केट को ऑब्जर्व करके, मार्केट की ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही चीज़ों को तय किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ते हो ढंग से, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को, इसके पढ़ने के बाद आपके अंदर इतनी समझ पैदा हो जाएगी कि अगर आप कहीं पर भी बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पर भी इस थ्योरी का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने टोल देखे होंगे, जहाँ पर टोल लगते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर ये टोल लगाए जाते हैं, पहले वहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जाती है। पहले वहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ से कितना ट्रैफिक गुजर रहा है और कौन से रूट का ट्रैफिक है। ये तो नहीं है कि यहाँ आसपास का ट्रैफिक ही ज़्यादा हो जहाँ पर टोल लगे ही नहीं, यानी कि कुछ आसपास का एरिया ऐसा होता है ना जहाँ पर टोल फ्री होता है, वो हो ही नहीं। तो मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई भी मित्र है, अगर वो अब गर्मी है तो गर्मी के समय में मान लेते कि वो कोई भी मतलब एक तरीके से कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, उसकी शॉप करना चाहता है, इस तरीके का बिजनेस करना चाहता है, और आपको ऑब्जर्वेशन के आधार पर बिठा दिया जाए कि आप ये देखिए कि इस जहाँ पर मैं शॉप करना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कौन सी ड्रिंक जो है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो वो शाम तक बैठता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और वो मान लेते कि आपका दोस्त चाहता है कि मैं यहाँ पर जो है ना
पेप्सी को ज़्यादा मतलब पेप्सी का बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन आप उसे कहते हो कि रुकिए, रुक जाइए, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। तो आपने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन, तो आपने वहाँ पर उसको बताया कि नहीं, यहाँ पर कोक की बजाय ड्यू जो है लोग ज़्यादा पीते हैं। तो क्या करोगे, आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर ही फिर आपके दोस्त ने क्या किया, ड्यू का बिजनेस किया। तो आपने देख लिया ना कि अगर आप कोई भी बिजनेस, जैसे कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट्स खोला हुआ है, वो इंस्टीट्यूट्स ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है आते जाते हैं। तो हमारे मार्केट को ऑब्जर्व किया गया ना कि पहले ये देखा गया कि यहाँ से जो कितने बच्चों का क्राउड आता है। अगर वहाँ पर बच्चे ही नहीं होंगे तो इंस्टीट्यूट से तो आपका चल ही नहीं सकता। कोई भी है काम जहाँ पर जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो काम तभी सफल होगा जब वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ों को इस तरीके से समझ पाओगे कि कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी है वो नॉर्मल गुड्स की बात करती है, नॉर्मल गुड्स की। यहाँ पर इन्फीरियर और गिवन गुड्स को नहीं लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उससे थोड़ा सा हटके है ये थ्योरी। हटके क्यों है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इस थ्योरी में। वो हमारी वीक ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड थी। वीक ऑर्डरिंग का क्या मतलब है, वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कि कंज्यूमर के पास उसको चाहे ए पॉइंट मिले, चाहे बी मिले, ए कॉम्बिनेशन मिले, चाहे बी कॉम्बिनेशन मिले, चाहे उसको सी कॉम्बिनेशन मिले, सब पर उसकी यूटिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लिया जाए कि आपकी किसी ए पर्सन के साथ दोस्ती है, ठीक है। आपकी किसी ए पर्सन के साथ दोस्ती है, लेकिन आपकी सी पर्सन के साथ क्या है, दुश्मन। आप कोई भी हो, उसकी दोस्ती है ए के साथ, ठीक है। ए के साथ आपकी दोस्ती है, लेकिन सी के साथ आपकी क्या है, दुश्मनी है। हो सकता है कि ए का जो है ना सी दोस्त हो, तो आपको उस थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई मतलब नहीं, आपने तो सिर्फ अपने ए जो दोस्त आपका उससे मतलब है। ए की किसके साथ आगे फर्दर दोस्ती है उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये वीक ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है ना, आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की, अब उसी के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जब आपने एक पॉइंट को चूज कर लिया, मान लेते कि कोई भी एक है और आपने ये पॉइंट अगर चूज कर लिया एक पॉइंट पर, इसी के ऊपर बी भी पॉइंट है और इसी के ऊपर सी भी पॉइंट है। जब आप एक बार ए ले लेते हो तो उसके बाद चाहे इसी लाइन पर कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, चाहे इसके नीचे कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, लाइन पर हो या फिर इससे नीचे हो, आप उस पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट को नहीं लोगे, इसी कॉम्बिनेशन को आप ले ही रखोगे। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ठीक है। वीक ऑर्डरिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का, ये आप समझ गए। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के बेस्ड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, अगर उसी एग्जाम्पल को, दोस्त वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर फिट करना चाहिए तो हो सकता है। वो कैसे होगा कि देखिए, आपकी दोस्ती है ए के साथ और ए की आपकी किसके साथ दुश्मनी है, सी के साथ दुश्मनी है, और ए का दोस्त कौन है, सी है। तो अब आप क्या करोगे, उस ए को भी रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हेट है, ठीक है ना। तो आप जिसको एक बार चूज कर लेते हो, आपने चूज कर लिया, दूसरे उसके बाद उसी लाइन पर या उससे नीचे कितने भी पॉइंट क्यों ना रहे, आप उनकी तरफ देखने वाले नहीं हो। हाँ, अगर यहाँ पर रिलेटिव प्राइस में चेंज होता है, यदि वस्तुओं की कीमतों में चेंज आता है, तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, आपकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगी। तब तक चेंज नहीं होगी जब तक रिलेटिव प्राइस चेंज नहीं होगी। एक कीमत आय रेखा या प्राइस इनकम जो लाइन है, उस सेम लाइन पर एक बार जिस पॉइंट को चूज करते हो उसी पॉइंट पर आप बने रहोगे। तो ये ध्यान रखें। दूसरा ये देखिए, जो आप ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है, बट लेकिन ये फॉलो करता है जो आपने कार्डिनल मार्शल था ना, मार्शल की जो यूटिलिटी है, मार्शल वाली चीज़ों को फॉलो करता है। क्यों, ऑर्डिनल में तो आपने गिवन और इन्फीरियर गुड्स की बात की थी, यहाँ पर नहीं की जाती। दूसरी बात क्या है, ये कहता है इस थ्योरी के अंदर, ये बात जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या ये कहता है कि अगर अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ठीक है ना, मौद्रिक इनकम अगर बढ़ती है, तो वस्तु की जो मांग
जरूर बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल गुड्स है, वस्तु की क्या करेगी, डिमांड बढ़ेगी। अगर दूसरा इसी का केस देखें तो ये कहता कि फिर अगर दूसरे केस में बताता कि फिर अगर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते, ठीक है ना, तो उस वस्तु के जो प्राइस बढ़े हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इनकम इलास्टिसिटी इसके अंदर पॉजिटिव होती है, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड घट जाए, सस्ती हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाए। और नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है। नॉर्मल गुड्स आपको क्या बताती है कि अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड करोगे। दूसरा क्या है, अगर उसी वस्तु के प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको कम खरीद लोगे, या घट जाए तो ज़्यादा खरीद लोगे, बस यही केस होते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ, तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं मांग का प्रकटित, उद्घाटित या अधिमान सिद्धांत। अब देखिए इसको पॉल सैमुअल्सन, एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इसको किसने दिया है, पॉल सैमुअल्सन ने 1939 के ऊपर। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, जो कर्मवाचक उपयोगिता है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता के ऊपर बेस्ड नहीं है। अल्टरनेट है ये यूटिलिटी थ्योरी का, ठीक है ना, अल्टरनेटिव है किसका, जो उपयोगिता जो थ्योरी है उसके अल्टरनेटिव के रूप में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए इसको थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं, थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इससे पहले देखिए दो डिमांड आ ली है, दो डिमांड थ्योरी आ ली, एक आपका सिंपल आया कार्डिनल, एक आया ऑर्डिनल, तो तीसरा ये, इसलिए इसको थर्ड रूट बोला जाता है। उसके बाद देखिए मार्केट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि सारी चीज़ें मार्केट के अंदर जो है ऑब्जर्व किए जाएंगी, उसके आधार पर ये थ्योरी बेस्ड है, देखा जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद देखिए इस कुछ अजम्पशन मैंने यहाँ पर लिखी हैं और कुछ मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ कर भी बताऊँगी। टेस्ट, यहाँ पर जो उपभोक्ता के जो टेस्ट है ना वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के ऊपर बेस्ड, अभी मैंने बताया ना कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बेस्ड है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का अगर आप देखो ना तो ये इससे कंसिस्टेंसी से ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर एक बार आपने ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा। ट्रांजिटिविटी के ऊपर बेस्ड है। ट्रांजिटिविटी का मतलब है तीन आप ले रहे हो, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो ए है ना में सी से भी ज़्यादा रहेगा, बी से ज़्यादा है तो वो सी से भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सहकर्मकता, ठीक। उसके बाद है कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव का मैंने आपको मतलब बता कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव का ये मतलब होता है यहाँ पर कि जब इनकम आपकी बढ़ती है तो आप उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करोगे, और अगर उसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी तो आप उसकी डिमांड कम करोगे, या कीमतें घट जाएंगी तो डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक। ये बात समझ में आई आपको। उसके बाद देखिए अभी कि चॉइस रिवील प्रेफरेंस, ठीक है ना, कि चॉइस जो करता है क्या करता है, यानी कि उपभोक्ता जो देखता है, आप उसके पास जो भी ऑप्शन होते हैं उनको रिवील्स करता है, फिर उसमें में से कुछ ना कुछ वो प्रेफर करता है। अब देखिए ये है एक लाइन कीमत आय रेखा, ठीक है ना, ये कीमत आय रेखा ही ये वाली, ठीक है। इंडिफरेंस करो का ये यूज नहीं करता। इनडिफरेंस करो की अजम्पशन को बिना लिए ही ये डिमांड करो वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, इनडिफरेंस करो की जो अजम्पशन है उनको छोड़कर ये क्या करता है, जो भी डिमांड करो है उसको निकालने की कोशिश करेंगे इस थ्योरी के द्वारा। अब देखिए ये बजट लाइन है, ओ एक्स पर एक्स कमोडिटी को लिया गया है, ओ वाई पर वाई कमोडिटी को लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाई गुड है और यहाँ पर जो है वो एक्स गुड है। ये कीमत आई या प्राइस इनकम रेखा है। इस पर ए पॉइंट है, इस पर बी पॉइंट भी है, इसके नीचे सी और डी पॉइंट है। यदि यहाँ पर वो एक बार ए पॉइंट को चूज कर लेता है, इस कॉम्बिनेशन को देखिए वो मार्केट में ऑब्जर्व करता है, मार्केट में ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखता है, उन सभी कॉम्बिनेशन में से फिर वो एक सेट को, यानी कि पूरा एक सेट देखता, फिर उनमें से देखता कि मैं एक सेट या एक कॉम्बिनेशन कौन सा चूज करूं, और जिस कॉम्बिनेशन को ले लेता है उसके बाद उसी प्राइस लाइन पर, तो वो दूसरे उसी प्राइस लाइन पर क्या होगा, कोई कॉम्बिनेशन चूज नहीं करेगा। जो एक बार ले लेता, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते तब दूसरी बात होगी। अब देखिए इसी लाइन पर क्या है, बी है, तो बी उसके लिए क्या होगा, इन्फीरियर होगा, घटिया होगा। क्या होगा, ये देखिए
ये जो बी पॉइंट है ना, इसके जो कंज्यूमर होता है ना, दो चीज़ें हैं उसके पास ए पॉइंट को चूज करने के, दो मकसद है। एक तो हो सकता है कि ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो ये कॉम्बिनेशन, कि मुझे इतना वाई चाहिए और इतना मुझे एक्स चाहिए। हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन उसको बहुत ज़्यादा पसंद। फिर महंगा सस्ते की कुछ नहीं होता, ठीक है ना, वो चाहे महंगा हो या सस्ता हो। लेकिन अब पहली बात ये है कि हो सकता है कि उसको ज़्यादा पसंद हो। फिर दूसरी बात है कि हो सकता है कि ये इसके कंपेयर में क्या हो, सस्ता हो, ठीक है ना। तो उसको प्रेफरेंस देने के दो रीज़न हैं, कि हो सकता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना वो। दूसरा बात है कि हो सकता है कि वो इसके कंपेरिजन में सस्ता हो, ठीक। अब उसके बाद देखिए सी और डी को वो लेगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही जो या बजट लाइन ली हुई ना, कीमत आय रेखा, ये इसके अंदर है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, यहाँ पर मान लेते कि ई, वो इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बजट से बाहर की बात है। तो आपने देख लिया ये। अब इसके देखते हैं आगे। इसके वजह से तो दो चीज़ें इसमें, प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज का दोनों का है। लेकिन आपको ये तो एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये जो बच्चे थ्योरी लिखते हैं ना कहीं पर, उनके लिए ज़रूरी होता। फिर भी मैं आपको विद डायग्राम समझा रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिना डायग्राम का कुछ नहीं करवाने वाली मैं आपको। फंडामेंटल थ्योरम या इसको डिमांड थ्योरम, देखिए फंडामेंटल थ्योरम या डिमांड थ्योरम, इसका मतलब क्या ये करे कि जितने भी तुमने रामायण पढ़ी है, वो रामायण ये बताती है कि अगर वस्तु, अगर इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, अगर इनकम इंक्रीज होती है, तो उस जो भी वह वस्तु होगी, मान लेते कि एक्स वस्तु, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है। दूसरा वो करें कि ये जो वस्तु है, अगर इसी की कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड ऑफ एक्स क्या है, घट जाती है। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, यहाँ पर नेगेटिव है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, नेगेटिव है। दोनों बात ध्यान में रखिए। अब उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, या यहाँ पर मैं आपके साथ के साथ में डायग्राम बनाती चलूँगी। इसको भी आप देखते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस डायग्राम को किस तरीके से बनाया गया है। तो ये डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते कि ओ एक्स पर हम लेते एक्स कमोडिटी को, ठीक है ना, ये एक्स गुड है। ओ वाई पर हम वाई गुड को लेते हैं, ये वाले। और ये जो स्टार्टिंग में है एल एम, ये एल एम जो है ये आपकी कीमत आई या प्राइस इनकम लाइन है, ये वाली एल एम, ठीक है। ये क्या है, उसकी प्राइस इनकम लाइन है उपभोक्ता की। उसके बाद देखिए यदि स्टार्टिंग में इनिशियली वो आर पॉइंट को चूज करता है, ठीक है, आर पॉइंट पर वो क्या है, इतना एक्स को लेता है और इतना वाई को लेता है। तो स्टार्टिंग में वो किसको, आर पॉइंट को चूज करता है। सेकेंड स्टेप में देखिए यदि इस वस्तु की, यानी कि जो एक्स वस्तु है, यदि प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाते, तो ये इस साइड आ जाएगी ना, कल मैंने बताया था कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगी। अब वो करे कि आर पॉइंट की बजाय वो किसी ए पॉइंट को चूज करता है। ऐसा क्यों करता है, यहाँ से यहाँ आने पर इसलिए करता है, देखिए पहले वो एक्स को इतना खरीदता था, ठीक है ना, अब वो एक्स को कितना खरीदेगा, इतना खरीदेगा, कम कर देगा, क्योंकि एक्स पहले के कंपेयर में क्या हो गई है, महंगी हो गई। इसलिए आर से उसने ए पॉइंट को चूज किया, इस ए पॉइंट को लिया। उसके बाद देखिए ये जितनी भी उसकी कॉस्ट बढ़ी है, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण से उसकी जो खरीदने की क्षमता घटी है, यदि उसको कंपनसेट कर दिया जाए, इतना ही उसको दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर ये हो, इसको बोला है सैमुअल्सन ने ओवर कंपनसेशन, ठीक है ना, ओवर कंपनसेशन इफेक्ट, जो अभी बताऊंगी। अब देखिए वो करें कि अगर इतना ही दे दिया जाए तो इस एल एस, ये एल एस के पैरेलल एक दूसरी बजट लाइन आएगी जो कि आर से एक क्रॉस करते हुए आएगी। ये थ्योरी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लगभग जो सैमुअल्सन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था उसके बराबर, उस जैसा ही है। डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगी। देखिए उसमें भी तो यही था कि पहले आप यहाँ पर हो, ठीक है, ये कोई ये पॉइंट है, फिर कीमत गिर जाती है, आप इस पॉइंट पर चले जाते हैं, ये कोई पी क्यू थी, ये पी क्यू वन हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ चले जाते हो, फिर अगर कीमत आपसे वापस ले जाए तो इसी पॉइंट से गए थे, निकले थे, तो यहाँ पर भी इसी पॉइंट से निकल रहे। तो इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट थोड़ा थोड़ा उस जैसा, लेकिन उससे अलग है इन डिफरेंस करो से, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर पॉइंट पर आप आ जाते हो, ठीक, सॉरी, ये जो बजट लाइन आपकी ये हो जाती है पी क्यू, कोई कीमत आय रेखा हो जाती है, प्राइस इनकम लाइन हो जाती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लेते हैं या बाद में ले लोगे। अब उसके पास क्या है, या तो वो इसी आर पॉइंट को लेता रहे,
उसको इतनी ही इनकम मिल गई है वापस, तो या तो इतना ही एक्स वाई को और इतना एक्स को लेता रहे, या फिर और कोई कॉम्बिनेशन ले ले। ठीक है, अब देखिए वो एक पहली बात तो ये है कि वो इसी के साथ तो इधर तो जाएगा नहीं, पहले भी उसके पास ये कॉम्बिनेशन थे। ठीक है ना। दूसरी बात, वो इन कॉम्बिनेशन को इसलिए भी नहीं खरीदेगा क्योंकि अब एक्स वस्तु पहले के कंपेयर में, यानी कि वो इस साइड जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना। क्यों? ये एक तो ये रीज़न है क्योंकि जो वस्तु है उसके प्राइस बढ़ने के बाद तो ये लाइन यहाँ आई थी, इसलिए उसको ये इनकम दी गई है, ये एलपी के बराबर ये लाइन, ये जो है कीमत इनकम दी गई है। ठीक है ना, इस वाई वस्तु के रूप में। अब देखिए वो करें कि अब ऐसा करने के बाद उसके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो इतना वाई और इतना एक्स ले ले, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर वो करे कि वो इसको ज़्यादा खरीद ले, लेकिन वो इसको ज़्यादा खरीदेगा नहीं क्योंकि ये पहले के कंपेयर में एक्स वस्तु की कीमत क्या है, ज़्यादा है। तो उसके लिए उसके पास पहले क्या था, उसके पास ये था कि स्टार्टिंग में जो था एल, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एल एस, अच्छा जो भी है बी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एम लिखा हुआ है, एम ही ले लेती हूँ। ठीक है, बी नहीं है, एम है। पहले उसके पास स्टार्टिंग में ये था कि वो एल एम, एल ओ एम या एल एम ओ में से, यानी कि इस ट्रायंगल में से कोई भी एक एरिया ले सकता था, या तो इस लाइन पर ले सकता था इससे नीचे। सेकेंड बार जब उसकी कीमत बढ़ी तो उसके पास हो गया एल एस ओ, वो फिर इसमें से कोई भी ले सकता है, जैसे उसने यहाँ पर ए चूज किया, यहाँ पर आर। अब उसको इनकम जो वापस दे दी गई है, जो सैमुअल्सन ने इसको क्या कहा है, ओवर कंपनसेशन इफेक्ट। ठीक है, तो अब उसके पास क्या है, उसके पास अब ये एरिया बचा था, नीचे वो आएगा नहीं, तो उसका क्या है, एल पी आर, ये एल है, ये पी है, ये आर है, एल पी आर उसके पास एरिया बचा था। इसमें से क्या करना, उसने चूज करना, वो किस पॉइंट को चूज कर रहा है, यहाँ पर बी पॉइंट को वो चूज करेगा। ठीक है, तो ये है रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब उसके बाद आते हैं हम कि रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से किस तरीके से डिमांड कर्व की डेरिवेशन की जा सकती है। जिस तरीके से हमने वहाँ पर डेरिवेशन की थी, कहाँ पर, जो हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, तो उसी के तरीके, उसी तरह यहाँ भी क्या डेरिवेशन की जा सकती है, तो बोलोगे हाँ की जा सकती है। अब देखिए किस तरीके से की जा सकती है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। पहले एक बार थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व को रिकॉल करवा देती हूँ। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इस तरीके से था कि यहाँ पर एक्स वस्तु है, यहाँ पर वाई, स्टार्टिंग में ये बजट लाइन थी पी क्यू। अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाते हैं तो स्टार्टिंग में इंडिफरेंस कर्व आपको यहाँ पर टच करता था। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आर पॉइंट है, अगर एक्स की कीमत गिर जाती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और आप यहाँ पर आ जाओगे, आर से आप आ जाओगे मान लेते कि एस के ऊपर, ये आपका इंडिफरेंस कराओ। उसके बाद देखिए आप मान लिया जाए कि इसकी और कीमत, अगर इसकी और कीमत घट जाती है तो आप आगे की तरफ और शिफ्ट कर जाओगे, फिर यहाँ पर आ जाओगे टी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये था, मतलब जो डायग्राम था, ये डेरिवेशन थी डिमांड कराओगे। देखिए जब प्राइस इतने थे, ठीक है ना, तो उस टाइम पर हम डिमांड करते थे इतनी, यानी कि इस वस्तु की डिमांड जो है ना वो इतनी की जा रही थी। जैसे ही प्राइस गिरे, ठीक है ना, प्राइस गिरने से इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और प्राइस गिरे तो इसकी डिमांड क्या हुआ, और बढ़ गई। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं तो इंडिफरेंस कर्व के से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी में क्या है, किस तरीके से आप डिमांड कर्व को ड्रॉ करोगे, उसी को मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये बना हुआ भी है और साथ में बना देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में क्या, स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि जो एल एम है ये एक कीमत आय रेखा, ठीक है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व नहीं है। ठीक, अगर एक्स वस्तु की कीमत गिर जाती है, एक्स वस्तु की कीमत गिर जाती है तो ये लाइन यहाँ पर पहले किसी आर पॉइंट पर हो आप, तो ये लाइन आपकी एल एम से एल एस हो जाती है, एल एम से क्या हो जाती है, एल एस, और आप किसी टी पॉइंट पर अब हो। ठीक, तो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स की गिरने से, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स के गिरने से अब क्या हुआ, आप आर से टी पर चले गए। तो इसको एक बार यहाँ पर बना लेते हैं। जब कीमत इतनी थी, ठीक है, तो आपकी जो डिमांड है ना वो इतनी थी, इतनी डिमांड थी, या ए लिखो, जब प्राइस इतने थे, अगर कीमत घट गई है तो आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ पर इससे क्या करोगे,
ड्राइव कर दोगे डिमांड कराओगे। और ये वही लाइन है कि जब उसकी बढ़ी हुई कीमत को उससे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है ना। ये वाली जो आपने ली थी, ये PQ वाली, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड करो को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब डिफरेंस क्या, उसमें आपने देखा था कि आप जब एक उसमें इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर तो हम कीमत आय रेखा के साथ मूव करते हैं और वहाँ पर हम इंडिफरेंस करो के साथ में मूव करते हैं। एक तो ये डिफरेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो कि नॉर्मल गुड्स की बात की जा रही है, प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, और इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव। इन चीज़ों की सारी बात की हमने। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि इसको क्या क्या बोलते हैं, किसने इसको दिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। रिवेल्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है वो इतनी ही है। मैं थोड़ा सा आपको नोट्स में से पढ़कर बता देती हूँ। नोट्स में बहुत अच्छे नहीं बनाती हूँ। देखिए, प्रोफेसर सैमुअल्सन का प्रकटित अधिमान सिद्धांत व्यवहारवादी कर्मवाचक विश्लेषण है जो हिग्स और एलन, यानी कि हिग्स और एलन का कौन सा था, इंडिफरेंस करा था, उससे क्या है, जो हिग्स और एलन के इंट्रोस्पेक्टिव या अंतर्दर्शी क्रम संख्या विश्लेषण से अलग है। ये इट इज़ द थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बता दिया इसको लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड बोलते हैं। डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट अंडर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यानी कि ये संगति, कंसिस्टेंसी का मतलब, जो कंसिस्टेंसी लिखी हुई थी ना, उसका मतलब संगति हिंदी में। इसका मतलब क्या, ए अगर ज़्यादा अच्छा है बी से तो ए ही अच्छा रहेगा बी से, ठीक है ना, बी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत मार्केट में उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार के आधार पर दो वस्तु के एक संयोग के लिए उपभोक्ता के डिमांड का विश्लेषण करता है। देखिए, ये क्या करता है, मार्केट में ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ये एक कॉम्बिनेशन को चूज करता है। चॉइस रिवील प्रेफरेंस, एक उपभोक्ता दो वस्तु के संयोग को इसलिए खरीदेगा या तो वह किसी अन्य संयोग की अपेक्षा अधिक पसंद करता है या वह दूसरे की अपेक्षा सस्ता है, जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है। उसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब था कि हम इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ बातें आगे बता पाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड को बिना किसी इंडिफरेंस कराव के अजम्पशन को लिए निकाल पाएंगे। प्रोफेसर सैमुअल्सन उदासीनता, यानी कि इंडिफरेंस वक्रों के प्रयोग और उनसे संबंधित रुकावटी मान्यताओं के बिना, यानी कि कोई भी रुकावटी मान्यता यहाँ पर नहीं है, अपनी प्रकटित अधिमान उपकल्पना हाइपोथेसिस ने, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, जिसको आप लेट कर लेते हो कुछ अजम्पशन को, के आधार पर सीधे तौर से डिमांड के नियम को स्थापित किया। ये कुछ अजम्पशन है जो आपने याद रखने हैं, जो मैंने लिखी भी हुई थी। उपभोक्ता की रुचियों में परिवर्तन नहीं होता, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता। एक संयोग का चुनाव उस संयोग के प्रति उपभोक्ता के डिमांड को प्रकट करता है। जो आप एक कॉम्बिनेशन लेते हो वो आपकी प्रेफरेंस को बताएगा। एक दी हुई कीमत आय रेखा पर, कि जो प्राइस लाइन दी हुई है, जैसे हमने LM ली, PQ ली, ठीक है ना, जैसे कि एक प्राइस लाइन है, ये कोई भी एक प्राइस लाइन है, जैसे कि LM है या LS है, तो वो करें कि एक दी हुई कीमत आय रेखा पर उपभोक्ता केवल एक कॉम्बिनेशन का चुनाव करता है। सापेक्ष अगर इसके प्राइस में चेंज हो जाता, जब प्राइस में चेंज हुआ था तो हम जैसे कि ये पहले ये लाइन थी या यहाँ पर गए, तो आपकी डिमांड में भी चेंज हुआ था ना, आपका कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया था। ये कहता है कि जब तक उसकी कीमतों में चेंज नहीं होगा, एक लाइन पर एक ही कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस देगा। उपभोक्ता जो का चुनाव सशक्त, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया, ट्रांजिटिविटी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, नेगेटिव है। और ये भी बता दिया, इसको पॉल सैमुअल्सन ने 1939 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये जो रिवेल्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है, ये क्यों अरोज हुई है, क्यों उत्पन्न हुई है, ये बिकॉज बिहेवियर डिमांड वेयर बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग, वो करें कि ये इसलिए उत्पन्न हुई है, किस कारण से, कि जो मांग है, ठीक है ना, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, निर्भर करती है। और उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उपभोग का निर्णय लेता है, ठीक है। देखिए, ये कहते हैं कि जो कंज्यूमर की जो एक तरीके से जो डिमांड है, ठीक है, जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है MRS के ऊपर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और MRS जो है वो कंजम्पशन के ऊपर निर्भर करती है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दीवार, सीमांत प्रतिस्थापन की दर डिपेंड करती है कंजम्पशन के ऊपर। तो वो करेंगे उपभोक्ता यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करता है जिससे उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। यूटिलिटी का अल्टरनेट है ये। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी इस धारणा पर काम करती है कि उपभोक्ताओं ने खरीदारी का निर्णय लेने से पहले विकल्पों के एक सेट पर विचार किया होगा। पूरे लिए एक लाइन पर लिए BCD जितने भी हैं, फिर उनमें से एक कॉम्बिनेशन को, एक सेट को उन्होंने
चूज कर लिया। फिर कंसिस्टेंसी का मतलब है वीक एक्जियोम रिवील्ड। अभी देखा था ना कंसिस्टेंसी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, जैसे उसमें देखा था इंडिफरेंस करो, ए की इंडिफरेंस करो, ए पॉइंट बी, बी पॉइंट बी, सी पॉइंट बी, सारे के सारे क्या सबको प्रेफरेंस देता है वो एक जैसी। और ट्रांजिटिविटी जो स्ट्रॉन्ग एक्जियोम ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस है, जो क्या बोला मैंने, ट्रांजिटिविटी सैकर्मकता, ठीक है। संगति होती है कंसिस्टेंसी, उसका मतलब क्या, ट्रांजिटिविटी का, तो वो करेंगे स्ट्रॉन्ग जो एक्जियोम ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है। ये थ्योरी थी जिसको आप कर लोगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।